Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start our term 2 syllabus. आज हम लोग टर्म 2 सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, टर्म 1 सिलेबस हम लोगों का खत्म हो गया, एग्जामिनेशन भी हो गए. ठीक है, अब आज से हम लोग टर्म 2 सिलेबस स्टार्ट करेंगे. तो साइंस पोर्शन से केमिस्ट्री से, साइंस पोर्शन के केमिस्ट्री से हम लोग टर्म 2 के जो सिलेबस हैं, जैसे टर्म 2 में जो सिलेबस में 2 चैप्टर हैं, एक आपका चैप्टर 3 दैट मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और दूसरा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये 2 चैप्टर आप लोगों के केमिस्ट्री पोर्शन से टर्म 2 में है. ठीक है, तो आज हम लोग वही टर्म 2 का केमिस्ट्री पोर्शन का, ठीक है, चैप्टर 3 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर 3 ठीक है, जो है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नेम ऑफ द चैप्टर क्या है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मैटर के बारे में पढ़े थे. क्या पढ़े थे, मैटर के बारे में पढ़े थे. मैटर क्या है, तो मैटर वो है जिसका अपना ओन क्या होता है, मास. आज जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई कर सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, इट इज ऑल्सो अ मैटर. अब मैटर क्या है, तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें, अपने आंख नजरें घुमा के देखिए, ठीक है, अपने हेड को घुमा के देखिए, चारों तरफ जो भी चीज दिखाई देगा दैट्स ऑल आर मैटर. ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या किया, जाना. ठीक है, तो अब ये मैटर जो है, दूसरा इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दिए कि मैटर वो है जिसका अपना मास और जो स्पेस क्या कर सके, ऑक्युपाई कर सके. यानी कोई भी ऐसा चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है और उसका अपना ओन मास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. जैसे एग्जांपल में ये पेन, अब इसको हम अपने हथेली पे रख दे रहे हैं, तो हथेली का इतना पोर्शन इसने क्या किया, स्पेस ऑक्युपाई किया, दैट मीन्स क्या है ये, मैटर. ठीक है, तो ये प्रूफ हुआ मैटर. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में इसको देख ले कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन में थोड़ा देख लें. तो पहले तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये चीजें कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ. ठीक है, तो ये लगभग 500, जब आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लगभग 500 BC पहले ही एटम्स के बारे में क्या हो चुका था, मतलब अनुमान लगाया जा चुका था कि एटम्स क्या है. एटम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन उसी वक्त हो चुका था, यानी 500 BC. ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर में हम लोग दूसरा क्या डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा कि एटम जो है, ठीक है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन, या खुद से खुद एटम मिलके कंबाइन हो जाता है. ठीक है, या फिर दूसरे के साथ कंबाइन करके कि तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या कि तो कंपाउंड के फॉर्म में नेचर में वो पाया जाता है. ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो अब यहां पे वो कंबाइन जो होता है किस लॉ के हिसाब से, यानी जो एलिमेंट, जो एटम है, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइन होता है, कुछ ना कुछ उसके लिए लॉ होगा. कोई ना कोई एक
तरीका होगा या कोई ना कोई एक हम लोग उसको क्या कर सकते हैं रूल होगा जिसके हिसाब से वो कंबाइन होता होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो भाग में बांटा गया, दो तरीके से ये हम लोग समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर, चाहे एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो उसमें दो लॉ वर्क करते हैं। एक पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो एटम है एक दूसरे से कंबाइन हुआ है, वो कॉम्बिनेशन हमेशा क्या रहता है, इसका फिक्स रहता है, फिक्स प्रोपोर्शन में वो क्या करता है, कंबाइन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले ले वाटर, तो वाटर का बहुत सारे क्या है सोर्सेस हैं, जैसे रेन वाटर, स्नो को मेल्ट कर दीजिए, आइस को मेल्ट कर दीजिए, वो भी वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मुंह से जब अपना क्या करते हैं वेपर निकालते हैं, उसमें भी वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो ये सब जगह क्या है, आपका वाटर है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो इसमें जो वाटर H2O है, ठीक है, तो H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वाटर में, वो हमेशा जो होता है कॉम्बिनेशन एक फिक्स रेशियो में होता है, वो कौन कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। दूसरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाल्टन्स ने एटम के ऊपर कुछ थ्योरी पोस्टुलेट दिए, कुछ उसमें से सही भी हुआ, कुछ ड्रॉबैक्स भी निकला, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग मेन आएंगे एटम, एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम है क्या, ठीक है। उसके बाद से साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज कितना होता है, वो इतना ना बड़ा होता है कि हम लोग आंख से नहीं देख पाते हैं। एटम का साइज कितना होता है, इतना ना बड़ा होता है कि आंख से हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। दैट मीन्स एकदम छोटा होता है, ठीक है, बड़ा नहीं होता है, एटम एकदम छोटा होता है, ठीक है। इवन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत है। अब यहां पे सवाल ही है कि जो आंख से नहीं दिखाई दे रहा है उसको 500 BC पहले ही डिस्कवर कर चुके थे हमारे ही देश के, ठीक है, महर्षि कनाड, उन्होंने पहले ही बोल दिए थे, ठीक हो, कि जो मैटर है वो मैटर क्या है, आपके छोटे 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 पार्टिकल्स से बने हैं, और उस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या दिया था, परमाणु। जो अभी आप लोग पढ़ते हैं एटम को ही क्या कहा जाता है, परमाणु, ठीक है। तो इसके बारे में पहले ही हो चुका था। तो वो चीज जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उस चीज को उन्होंने पहले ही अपना क्या किया था, काल्पनिक तौर पे बता दिए थे। अब इस चीज को देखना है तो अब हम लोग उस चीज को जितना जितना साइंस हम लोगों का क्या हुआ, टेक्नोलॉजी मॉडिफाई होता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया, उतना उतना हम लोग इसके बारे में और जान सकते हैं, जान गए कि एटम एकदम क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि आंखों से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम को किस तरह से सिंबलाइज किया गया, क्यों जरूरत पड़ा सिंबल की, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को हम यहां पे लिख देंगे तो देखिए कोई लोग देखा होगा तो तुरंत बता देगा, सी खाली लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कार्बन, ठीक है। ओ खाली लिख दिए तो ऑक्सीजन। तो ये कैसे हम लोग जाने, वो चीज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, सिंबल ऑफ एटम्स, ठीक है। इसका भी सिंबल पहले दूसरा ही था, लेकिन प्रॉब्लम आता गया तो इसमें भी क्या हो गया, चेंज होता गया, ठीक है। तो ये अब पहले तो जैसे ऑक्सीजन को दर्शाना हो तो सीधा ओ
गोल ओ कर दिया गया, ठीक है, व्हाइट। अगर कार्बन को दर्शाना हो तो गोल अब पूरा काला कर दिया गया, इसका मतलब क्या हो जाता था, कार्बन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये चीज क्यों नहीं, क्यों हम लोग लेटर पे आ गए, पहले इस तरह से सिंबल से यूज किया जाता था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ साथ मॉलिक्यूल्स, अब उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स है क्या, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स एक तरह से देखा जाए तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। कंपाउंड का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो सकता है और डिवाइड होके एटम में, यानी कहा जाए तो मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, यानी एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से एटॉमिक सिटी, ठीक है, ये नया चीज है, आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले नहीं सुने होंगे, एटॉमिक सिटी। साथ साथ उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयंस। तो इसके बारे में तो पहले से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 7 8 में भी सुने होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो उसमें क्या होता है, आपके चार्जेस, जिस एटम के ऊपर चार्ज आते हैं पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से वैलेंसी, ये भी नया चीज है, आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी जान जाएंगे तो उसके बाद से आप लोग जैसे देखे होंगे कि कोई लोग फॉर्मूला लिख देता है, ठीक है, कोई चीज का फॉर्मूला लिख देते हैं, अपर क्लास के बच्चे लिख देते हैं, और आप लोग को लगता है कि अरे कहां से जादू हो गया, कैसे, क्यों यही हुआ। जैसे कोई लोग लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, तो Na, कॉमन सॉल्ट का NaCl लिखते हैं, ठीक है। अब वही सोडियम सल्फेट बोल दें तो Na2SO4, चाहे इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कह दें तो CaCl2, सोडियम क्लोराइड कहे तो NaCl, आप कैल्शियम क्लोराइड कहे तो CaCl2 का है, यहां 2 क्यों लगा, यहां क्यों नहीं लगा। तो इस सब चीज कॉन्सेप्ट आप लोग कहां पे, जब वैलेंसी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद से राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, जब राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला आप लोग यहां पे पढ़िएगा तो ये चीजें आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखा जाता है कोई भी फॉर्मूला, क्लियर। उसके बाद से मॉलिक्यूलर मासेस, हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। जैसे कोई कंपाउंड है, उसका मास कितना है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से फॉर्मूला यूनिट मास, तो ये सेम है, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूलर मास हो गया कोई मॉलिक्यूल्स का, जैसे हाइड्रोजन H2O लिखा जाता है, H2 खाली लिखा जाता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, 2 ग्राम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक का 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और 2 है तो 2, ठीक है। जैसे वाटर का H2O, तो ये कितना होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। तो ये सब चीज इसमें पढ़ेंगे। ये हो गया फॉर्मूला यूनिट, यानी कोई कंपाउंड का फॉर्मूला, जैसे ये सब फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, तो इनका भी मॉलिक्यूलर क्या होता है, मास निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास, यानी पूरे फॉर्मूले का मास, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, कि ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो दीज आर द टॉपिक्स which we are going to discuss under this chapter, and the name of the chapter is atoms and molecules। यानी इतना चीज हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है, क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। जैसे पहले ही हम बोल दिए थे
कि इन फर्स्ट 2 जो हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्कस किया व्हाट वी मीन बाय मैटर्स एंड हाउ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, हाउ मैटर्स आर क्लासिफाइड। यानी फर्स्ट 2 चैप्टर में हम लोग मैटर क्या है, मैटर का मतलब क्या है और मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, यही चीज 2 चैप्टर में बताया गया है। पहले चैप्टर में जो बताया गया है वो मैटर का क्लासिफाई फिजिकली कैसे, फिजिकल स्टेट में फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया गया है, एंड दैट मींस फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखिएगा तो उसमें पाएंगे कि मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बेस में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब वही चैप्टर 2 में आ जाइए तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में क्या किया है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने 2 भाग में बांटे थे मैटर को, एक प्योर और एक इम्प्योर, जिसमें इम्प्योर को हम लोगों ने क्या कहा था, मिक्सचर कहा था। क्या कहा था, मिक्सचर। और फिर प्योर को 2 भाग में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे आपको क्या बोला गया है, और इनटू एलिमेंट्स, यानी फिजिकली क्लासिफिकेशन तो ये 3 हो गए आपके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसको चैप्टर 2 में बांटा गया था। इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहा जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चीजें हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 में पढ़े, ठीक है। अब हम लोगों को चैप्टर 3 में पढ़ना क्या है, तो पहला टॉपिक जैसे इंट्रोडक्शन में ही बोल दिए हम कि हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि लोगों को तो ये मालूम हो गया कि मैटर क्या है, ठीक है, लेकिन उस वक्त लोग ये जानना चाहते थे कि ये मैटर बना किस चीज से है। मैटर तो हमको समझ में आ गया कि हमारे चारों तरफ नजरें घुमा के देखिए, जो चीज दिखाई दे रहा है दैट ऑल आर मैटर्स, ये तो समझ में आ गया। अब मैटर को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। यहां तक तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, उस लोग को भी मालूम चल गया। लेकिन अब लोग क्या लगे हुए थे कि ये एक्चुअल में जैसे ये मैटर है तो ये बना किस चीज का है। अब इस पे क्या करने लगे वो लोग, थिंकिंग करने लगे। तो अराउंड 500 BC लगभग, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स जिनका नाम क्या है, महर्षि कनाड, पोस्टुलेट्स द थ्योरी, ठीक है। पोस्टुलेट मींस एक तरह का स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट एविडेंस, ठीक है। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने क्या कहा कि पोस्टुलेट किया कि एक स्टेटमेंट दिया कि मैटर जो है, अगर हम इस मैटर को कंटिन्यू क्या करेंगे, डिवाइड करते 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 जाएंगे तो ये मैटर डिवाइड होता जाएगा, लेकिन एक अल्टीमेट स्टेट ऐसा आएगा जहां पे जो पार्ट होगा वो पार्ट फर्दर क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी पार्ट को उन्होंने नाम दिया क्या, परमाणु। दैट मीन्स मैटर जो है किस चीज से बना हुआ है, परमाणु, परमाणु 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 जुड़कर क्या बना हुआ है, मैटर। तो हमारे देश में उस वक्त मैटर नहीं कहा जाता था, उस वक्त पदार्थ कहा जाता था, ठीक है। मैटर मीन्स पदार्थ, हिंदी में हम लोग पदार्थ ना पढ़ते हैं, ठीक है, वस्तु, ठीक है। सो ऑन डिवाइडिंग वी विल obtain smallest particles beyond which further division cannot be possible, further क्या नहीं होगा, possible नहीं होगा, which is known as परमाणु। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, परमाणु। ये कौन थे, इंडियन फिलोसोफर। उसी वक्त एसेंट ग्रीक फिलोसोफर, उसी वक्त के समय में ग्रीक के फिलोसोफर होते डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये 2 क्या थे, फिलोसोफर्स, जैसे हमारे महर्षि कनाड के तरह ही ग्रीक के थे। उन्होंने भी सेम चीज कहा
कि मैटर को डिवाइड करते करते जाएंगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेगा, लेकिन सिर्फ नाम अलग दिए, उन्होंने परमाणु कहा और इन्होंने क्या कहा, एटम कहा। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज एटम। ये उस वक्त के क्या थे, पोस्टुलेट्स थे, यानी प्रूफ कुछ नहीं था, विदाउट प्रूफ। ठीक है, यानी अब लोग मैटर समझ गए कि क्या है। अब जो दिमाग लगा रहे थे कि मैटर कैसे बना होगा, तो इस पे भी उन्होंने क्या किया, ये लोगों ने क्या किया, अपना स्टेटमेंट दिया कि मैटर वो चीज है जो कि छोटे 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 कणों से बना हुआ है, एंड दैट कॉन, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंडियन भाषा में परमाणु और ग्रीक में एटम। क्लियर, समझ गए ना। नाउ ड्यूरिंग द सेम एरा, ठीक है, इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड बाय इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, पाकू धा कटियामा, that in some cases atom may not exist in free state। यानी उसी समय में ये फिलोसोफर इंडियन पाकुदामा, ठीक है, सॉरी पाकुधा फिलोसोफर जो थे, उन्होंने एक और चीज कहा कि जो एटम है, किसी किसी केस में जो एटम है वो एटम क्या नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। अब फ्री स्टेट का मतलब यानी सिंगल एटम नहीं पाया जाता है, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। बट मे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ स्पीसीज, जिसको हम लोग कहते हैं कि तो मॉलिक्यूल्स, कि तो कंपाउंड, कि तो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, कि तो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं ना सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, कंपाउंड है। तो उन्होंने इसमें जो एटम है, ये एटम जो है इसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है, Cl। ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। अगर आप नेचर में ढूंढिएगा कि सोडियम, हमको खाली सोडियम प्योर फॉर्म में सोडियम एलिमेंट मिले, नहीं मिलेगा। क्लोरीन एलिमेंट मिले, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये लोग क्या नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। अब रीजन भी इनका है, जब वैलेंसी हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये फ्री, अब ये एलिमेंट है तो क्या हुआ, मैटर है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसी कंबाइंड फॉर्म को क्या कहा गया, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में मॉलिक्यूल्स में आपका हाइड्रोजन गैस H2, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, क्या है, दो हाइड्रोजन एटम मिलके बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम और ये एक हाइड्रोजन एटम। खाली हाइड्रोजन एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब कंपाउंड के रूप में NaCl, नेचर में अगर तुमको सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका कंपाउंड हो गया। उसी तरह आप लोग वाटर H2O, अब इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम मिलके बना है। नेचर में फ्री ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, नेचर में फ्री आपको क्या नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन एटम नेचर में नहीं मिलेगा, किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में ही वो पाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज उस वक्त पता चल गया था, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अब आइए, उसके बाद से लगभग अब कोई भी चीज का प्रूफ जो है इधर ही मिला है, उस वक्त तक वो अनुमान पे ही, कल्पना पे ही चल रहा था, ठीक है। अप टू 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, ठीक है, देयर वेर नो एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड उस वक्त तक क्या नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था। एंड रिजल्ट अवेलेबल टू सपोर्ट द अबव फिलोसॉफिकल आइडियाज, जो लोग आइडिया दिए थे उसका कोई भी इस तरह का एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। जैसे ये मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, इसको तोड़ते जाएं प्रैक्टिकली कीजिए, टूटेगा। वो छोटा सा कण आएगा जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं,
तो एक्सपेरिमेंटल हम लोगों के पास क्या नहीं था, प्रूफ एविडेंस नहीं था। कब तक? 1800 शताब्दी तक, ठीक है। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, द फैक्ट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड दैट प्योर सब्सटेंसेस कैन बी आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंतिम तक ये फैक्ट आ गया कि जो प्योर एलिमेंट्स है वो प्योर एलिमेंट्स है, सॉरी जो प्योर सब्सटेंसेस है वो प्योर सब्सटेंसेस क्या फॉर्म में होता है, कि तो एलिमेंट फॉर्म में, कि तो कंपाउंड। नाउ अब क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब तो ये तो हम लोग चैप्टर में पढ़े भी 2 में कि प्योर एलिमेंट्स जितने भी मैटर जो है एलिमेंट फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में मैटर पाए जाते हैं, पढ़े ना, यही ना पढ़े। यानी पूरे मैटर को 2 भाग में बांटा गया था, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर को जो मैटर थे उसमें क्या पढ़े आप लोग, एलिमेंट और कंपाउंड है ना पढ़े। तो ये फैक्ट आप लोग लगभग कहां, एंड ऑफ दी 18th सेंचुरी ये हो गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइजेस हुआ कि एलिमेंट जो है कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये कैसे कैसे कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वर कैरिड आउट, उसके लिए अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना शुरू किया गया टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए लॉज अकॉर्डिंग टू विच द एलिमेंट कंबाइन, कि वो एलिमेंट किस तरह से कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एंड दैट to form a compound or a substance react together to form a product, and these laws are called law of chemical combination। अब वही एक्सपेरिमेंट से जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो लॉ निकला कि इस तरह से ये कंबाइन होते हैं, दैट कॉम्बिनेशन, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। नाउ अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या, तो वो प्रोसेस है जिससे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, क्या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिससे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक सर्टेन लॉ, उसी लॉ को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ अब ये लॉ ऑफ केमिकल, देयर आर 2 मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैज इस्टैब्लिश। ये किसने इस्टैब्लिश किया, तो एक है लेबोरियस और एक क्या है, जोसेफ एल प्रॉस्ट, ठीक है। ये 2 लोग मिलकर ये लॉ को क्या किए, इस्टैब्लिश किए। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉ क्या हुआ, ये 2 व्यक्ति ने क्या किया, इस्टैब्लिश किया। अब कौन लॉ किसने इस्टैब्लिश किया, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस्टैब्लिश किसने किया, लेबोरियस इन 1744 में, ठीक है। 1744 में उन्होंने क्या किया, इस लॉ को क्या किया, डिस्कवर किया। जो सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको किसने किया था, जोसेफ एल प्रॉस्ट ने, ठीक है। इसने ये चीज को किए थे। नाउ अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ठीक है। इस लॉ में क्या कहा गया है, तो स्टेटमेंट सिंपल सा है, इट स्टेट दैट, यानी ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड,
मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़े होंगे, अब ये केमिकल रिएक्शन है क्या, तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज। आप लोगों ने क्लास 7, 6 में पढ़े ना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज जो है वही है केमिकल रिएक्शन। तो ड्यूरिंग फिजिकल केमिकल चेंज चाहे केमिकल रिएक्शन जो होता है उस वक्त ना तो कोई मास क्रिएट होता है और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, सो मास ऑफ रिएक्टेंट यानी जो रिएक्टेंट होता है इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट किसे कहते हैं और ये प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने लोअर क्लास में देखा होगा, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होके H2O बनता है। ये एक आपका क्या है, इसको इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ये क्या है? रिएक्शन है एक। ठीक है, दो गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनता है? H2O, वाटर बनता है। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, ये क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करने के लिए इसको बैलेंस होना है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा एक यहां पे है, यहां पे 2 है, तो 2 करने के लिए यहां पे हम 2 लिखेंगे। तो ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब 2 दूनी 4 हो गया। ये बैलेंसिंग आप लोग क्लास 10 में पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहां पे भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे जो यूज हुआ है ये फॉर्म होने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हुआ है। तो जो यूज होता है, जो रिएक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। आज जो रिएक्टेंट रिएक्ट होके जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन ये क्या रहते हैं? सेम। जितना तुम रिएक्टेंट लोगे प्रोडक्ट भी उतना ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 ग्राम आपने ये लिया और 2 ग्राम आपने ये लिया, रिएक्टेंट आपका मास कितना हो गया? 4 ग्राम। ऑब्वियसली आपका यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? 4 ग्राम। तो यहां पे अब मास क्या हुआ? आपका कंजर्व हुआ, वेस्ट नहीं ना हुआ, ना कोई नया मास फॉर्म हुआ। 4 ग्राम है तो 4 ग्राम हुआ, नया मास फॉर्म हुआ, चाहे घटा। इसमें से मास कोई जैसे 4 ग्राम यूज किए तो कहीं 3 ग्राम बना है? नहीं, 4 ग्राम बना है, यानी ये घटा भी नहीं। ठीक है, तो मास क्या हो गया? कंजर्व। तो इसी स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्दर हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।